नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सीकर के वार्ड नंबर 17 में। आज हम मिलने वाले हैं अभिजी हसन से। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। सर, जीवन परिचय सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे वार्ड में। जी धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर, मेरा नाम आबिद हसन जाटू है। जी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। और मैं एडवोकेट भी हूँ। जी। जब स्कूलिंग के बाद में मैंने कॉलेज किया बिजनेस मैनेजमेंट से, उसके बाद में लॉ की। जी। और सीकर की जिला क्रिकेट टीम से मैं स्टेट क्रिकेट खेलता था, मैं स्टेट खेला हुआ हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे परिवारजनों ने, दोस्तों ने राय दी कि पॉलिटिक्स में आपको आना चाहिए। जी। तो इससे पॉलिटिकल कैरियर में छोटा कैरियर है, लगभग 4 साल का हुआ कैरियर है। 2019 में मैं पार्षद बना। जी। मेरे वार्डवासियों ने मुझसे भरोसा जताया। वार्डवासियों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरा। उन्होंने जो भरोसा जताया उन्होंने मुझे जिताकर नगर परिषद भेजा। तो इसके लिए भी मैं सभी वार्डवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा रहूंगा, जो मुझे प्यार मोहब्बत दी है उसके लिए। जी। और बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड खुद का भी बिजनेस है, प्रॉपर्टी का, एंड एडवोकेट हूँ मैं। जी जी। सो अच्छी। जी। आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। राजनीतिक जीवन की जब मैंने शुरुआत की तो मैंने सोचा, भाई दोस्तों ने राय दी इलेक्शन लड़ने की और हमने प्लानिंग की। जी। तब चुनौतियां ये थी भाई, स्टार्ट कैसे करना है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का इतना अनुभव नहीं था। जी। लोगों से कैसे मिलना, लोगों की क्या क्या आकांक्षाएं होती है, उनको कैसे पूरा करना, इन सब से एकदम ही मैं जीरो नॉलेज था। जी। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जनता ने मुझे भरोसा जताया। एक उम्मीद से उन्होंने मुझसे की कि नहीं, आप इलेक्शन लड़ो, आप चुनाव जीतोगे और आप, हमें उम्मीद है कि आप हमारी आकांक्षाओं पर खरे उतरोगे। तो उन्हीं की उम्मीदें, उन्हीं के भरोसे ने मुझे हौसला दिया। और जैसे मैंने चुनाव जीता, उसके बाद में मेरा यही लक्ष्य था कि हर काम को, जो भी काम हो, वार्ड की मूलभूत आवश्यकता है, जो भी जरूरतें हैं आम आदमी की, वार्ड के किसी व्यक्ति का कोई काम हो, उस काम को पूरा करना है। और किसी भी हालत का काम करने में देरी हो सकती है, लेकिन वो काम पूरा मैंने किया है। और जहाँ तक लोगों ने मुझे विश्वास जताया, मैंने अपनी तरफ से उनको 100% देने की कोशिश की है। जी। सर, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? और मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा रही है। कांग्रेस की पार्टी से मेरा हमेशा जुड़ाव रहा है। मैं हमेशा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस के लिए काफी मैंने काम किया, विधानसभा चुनाव हो या एमपी चुनाव हो या नगर परिषद चुनाव, मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है। और मैं खुद भी निर्दलीय चुनाव जीता हूँ। चुनाव जीतकर मैंने खुद ने कांग्रेस को समर्थन किया है। जी। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? मेरी विचारधारा सामने वाली पार्टी से एक ही पॉइंट पर टकराती है, वो ये है कि कांग्रेस तो भाई को भाई से मिलाने का काम करती है। जी। भाई को भाई से मिलाने का काम करती है, इंसान को इंसान से मिलाने का काम करती है। और सामने वाली जो पार्टी है, जो इस देश की आज मानो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, उसकी एक ही विचारधारा है कि भाई को भाई से लड़ाने का। तो ये जो उसकी विचारधारा जो है, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। हमेशा मुझे उसको विपरीत जाने के लिए मुझे प्रेरित करती है, क्योंकि वो लोग हमेशा लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने जब से सरकार में आए 10 साल से, उन्होंने एक ही काम किया है। कोई सेंटर की ऐसी स्कीम नहीं, ऐसा काम नहीं जो सीकर के अंदर हुआ है। हमारे एमपी साहब है, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कोई काम सीकर में प्रोजेक्ट लेके आओ। तो उनका काम ये है कि हम बीजेपी के सिंबल पे वोट लेते हैं, लोकसभा चुनाव में लोग जीत जाते हैं, मोदी लहर है, लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो ये उनकी विचारधारा बहुत अलग है। अगर वो विकास की, बेरोजगारी की, युवाओं को रोजगार देने की, महंगाई की, इनकी बात करें, इनके मुद्दों पर तो वो बात ही नहीं करते। आज तक मोदी जी, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने या उनके किसी नेता ने एक भी कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं की जो महंगाई के मुद्दों पर हो या बेरोजगारी के मुद्दों पर। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना हमने कभी देखा है। जी। आपने अपने वार्ड में अब तक कितने क्या विकास कार्य करवाए हैं, उनके बारे में जरा थोड़ा खुलकर बताइए। सर, मैं जब चुनाव जीता था तब उसके बाद में मुझे वार्ड जो है आधी से ज्यादा वार्ड कच्चा मिला था, टूटी हुई सड़कें मिली थी। जी। वार्ड की स्थिति बहुत खराब थी। तो एक बड़ी चुनौती थी कि चुनाव जीतने के बाद में, आप सबको पता है, कोरोना काल आ गया। लगभग 1.5-2 साल का कोरोना काल रहा। तो उसमें कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए, ऐसे ही वो टाइम निकल गया। तो मैं मान लूंगा मेरा जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहेगा, और जब पूरा हो जाएगा, अभी 10 महीने और हैं कार्यकाल के। तो इतने कम समय में मैंने अपने वार्ड में, मान के चलिए सर, आप लगभग 2 करोड़ का मैंने विकास कार्य में नगर परिषद से बजट पास कराया है। इसमें सड़क निर्माण हो गया, सीवरेज हो गया, लाइटिंग हो गई, काफी मैंने काम कर डेवलपमेंट करा। लाइटिंग की भी जो समस्याएं थी वो दूर कर दी है काफी।
और जितना मतलब एक शॉर्ट पीरियड में एक पार्षद से जो लोगों की आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है जी उससे मैंने अपना काम किया है। और इसमें मैं माननीय विधायक राजेंद्र पारिक साहब, सभापति जीवन खान जी, उनका हमेशा मुझे सहयोग रहा है। मैं जब भी उनके पास गया हूँ सिर्फ जनता का काम लेके गया हूँ, और उन्होंने कभी भी मैं जो काम उनको बताया और मैंने जो उनको सामने जो मेरी समस्या रखी, उन्होंने ऐसा कभी भी समस्या होगा का समाधान करने में पीछे नहीं हटे। हमेशा उन्होंने सहयोग किया और तुरंत प्रभाव से हमारे काम किए। जी, आप एक पैसे से एक एडवोकेट भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं और एक नेता भी हैं। आप इन तीनों चीजों को एक साथ कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, किस प्रकार समय निकाल लेते हैं, वो भी जरा दर्शकों को। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है आपका। ये तो मेरे को खुद को नहीं पता चलता कि मैं कैसे मैनेज कर लेता हूँ। बस ऊपर वाला हिम्मत देता है। दिन की प्लानिंग करता हूँ सुबह उठ के कि आज ये काम करना, आज ये काम करना। अगर कुछ वार्ड के किसी व्यक्ति का कोई काम होता है तो उससे प्रायोरिटी लेके करता हूँ। मेरा काम बाद में करता हूँ। तो बस ये पहले वो है कि ऊपर वाला रब से कहते हैं कि भाई जो भी काम मेरा है, मेरा खुद का पर्सनल काम है या मेरे रोजगार से रिलेटेड काम है, वो भी करता है और मेरे वार्ड के लोगों के काम करने में मेरी मदद करता है। तो प्लानिंग में जब भी उठता हूँ सुबह से प्लानिंग कर लेता हूँ वार्ड के लोगों के काम। भाई हफ्ते में एक दिन ये काम करने या नगर परिषद जाना है, मेरे को कोर्ट जाना है, ये मेरा रूटीन सेट करके रखता हूँ। तो मेरा टाइम देना टफ होता है, मुश्किल होता है। कभी कभी मैं खुद बहुत पजल हो जाता हूँ यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे कम पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं हौसला बुलंद है और हिम्मत से ऊपर वाला ने हिम्मत दे रखी है, तो चल रहा है। बाहर के लोगों की उम्मीदें हैं। तो आप आगे भविष्य में क्या फिर से चुनाव लड़ने के बारे में मन बना रहे हैं? बिल्कुल सर, मन बना रहा हूँ। क्या चुनाव लड़ना ही है, इतनी मेहनत की है बाहर के लोगों के लिए जी। और हमें आगे जो चुनाव आएगा वो भी बड़ी एकदम जोश से चुनाव लड़ेंगे, एकदम पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा कि मैं एक्टिव नहीं रहा वार्ड में। मैंने 4 साल हो गए हमेशा एक्टिव रहा। कोरोना काल में भी हम लोग रात को सोते नहीं थे। मतलब सुबह उठ के ऐसा लगता था कि लोगों की रिक्वायरमेंट आ जाती है, किसी को प्लाज्मा देना, किसी को हॉस्पिटल में बेड दिलाना। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहा है। मतलब ये एक आजमाइश मेरे ऊपर वाला बोलते हैं ना कि भाई हम संघर्ष से लोग सीखते हैं। तो संघर्ष भी किया, संघर्ष में डटे रहे, वो एक बड़ी उपलब्धि है। डट कर सामना किया और परिस्थिति को समझा, परिस्थिति के अनुकूल काम किया, वो एक बड़ी उपलब्धि मैं अपने आप में समझता हूँ इस चीज को। काफी ज्यादा अनुभव हुआ है। तो आने वाला चुनाव भी मैं भी इस अनुभव को काम में लेंगे और बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे जी। राजेंद्र जी पारिक यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी वो यहाँ से विधायक हैं। उन्होंने पिछले 70 में सीकर के लिए क्या क्या विकास कार्य किए, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। भाई जो 2018 से लेकर 2023 तक का उनका कार्यकाल था जी, उनका बड़ा ही शानदार कार्यकाल रहा हो। अब माननीय विधायक राजेंद्र पारिक जी ने सीकर में पानी के ट्यूबवेल ले लो, आप टंकी ले लो, इतनी वार्ड में ट्यूबवेल, जिन्होंने ट्यूबवेल की डिमांड की। जल संकट, जल समस्या की उनको काफी हद तक उसका निवारण किया, बिजली समस्या को निवारण किया। अभी उनका जो आपका मिनी सेक्रेटरी वो बन रहा है, सीकर में कोर्ट बन रहा है। ये बड़े लेवल प्रोजेक्ट जो स्टेट से वो लेके आए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी नेहरू पार्क का रिनोवेशन का काम हुआ है, आपने देखा होगा। इस पर मारू पार्क का काम हो रहा है, स्मृति वन है और अभी नानी झील बन रही है। तो इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। उसके अलावा गाँव डांडी सड़कों का प्रोजेक्ट है। बाजोर की सड़क से पिपराड़ी की सड़क है, गुंगारा गाँव जाके देखिए, पिपराड़ी जाके देखिए, अपने गोकुलपुर आप जाके देखिए। उनको डेवलप किया, सरकारी स्कूलों का रिनोवेशन किया और वहाँ पे बजट लेके आए। और अपने नवलगढ़ पुलिया आपने देखा, सीकर की ट्रैफिक की समस्या है, उसका बजट सेक्शन करा के उसको बजट दोबारा बढ़वाया है, 85 करोड़ का वो सेक्शन करा के लेके आए। तो काफी विकास कार्य उन्होंने किए। वो उनके पास भी मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जायज काम लेके जाता है तो वो कभी मना नहीं करते, काम के लिए कभी मना नहीं करते, अगर आपका काम जायज होना चाहिए जी। अभी 5 साल के लिए फिर वो विधायक चुने गए हैं, तो इन आने वाले 5 साल में उनकी क्या क्या रणनीति है सीकर को लेकर, क्या क्या विकास कार्य और हो सकते हैं? विकास कार्य तो अब ऐसा कि आपको पता है प्रदेश में सरकार अभी फिलहाल बीजेपी की है। जैसा बजट कांग्रेस सरकार में उनको मिलता था वैसा तो उन्हें मिलने वाला नहीं है, या उनको तो विधायक कोटे से जो भी काम मिलेगा वो करेंगे। और उनकी क्या रणनीति है वो इस पे उनके अभी क्या चुनाव का मौका मिला नहीं, उनके साथ बैठकर चर्चा नहीं इस पर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय विधायक राजेंद्र पारिक जी एक ऐसे शख्स है, वो एक विजन को लेकर चलते हैं। एक साल उनका जो विजन है वो विजन में उस विजन पे वर्कआउट करते हैं। आप जो सीकर की आप रूपरेखा देखो, जयपुर से लेकर बीकानेर तक सीकर से बड़ा कोई हब नहीं है। आप सीकर की जो सड़कों चौड़ाई कराना है, यूआईटी सेक्टर में एरिया बढ़ रहा है, ये सारा उनका विजन है। वो सारे उनके विजन में थे। तो इतना लंबे समय जब भी सीकर की जनता ने उनको मौका दिया है तो वो उन्होंने मौका पाकर
उसको इम्प्लीमेंट किया है जी। और अपने विजन से सीकर के विकास कार्य में अपना योगदान दिया है। जी 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 जी। यहाँ पर जी, यहाँ पर हैं हमें सीकर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर भेदभाव का काम होता है। आपके माननीय महोदय जो सभापति महोदय हैं, उनके बारे में वो बोलते हैं कि वो अपने पार्षदों के वार्ड में तो अच्छा काम करवाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड हैं उनमें काम अच्छा नहीं करवाते हैं। इसमें कितना क्या तथ्य है? नहीं, ये बिल्कुल इस बात को मैं कोई तथ्य नहीं है, ये बात बस ये मान लीजिए एक जुमला ही है उनका जो आरोप लगाने का, ऐसा नहीं है। वो सबको एक नज़र से देखते हैं, उनके लिए 65 के 65 पार्षद बराबर है, क्योंकि वो नगर परिषद के सभापति है और पार्षद उनके विंग है, ये मान के चलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभापति नेता प्रतिपक्ष है, अपने नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी जी के वार्ड में जाके देख लीजिए, बीजेपी के उनके वार्ड में कितने विकास कार्य हुए हैं। और शहर के काफी बीजेपी के वार्ड हैं ऐसे जहाँ काम हुए, ऐसा नहीं है। ये अपन ये जरूर कह सकते भाई वार्ड किसी शहरी वार्ड है, वहाँ पे बजट कम लगता है, क्यों वहाँ पे पहले से डेवलपमेंट लाइट की रहती, सड़क रहती है, अब कोई सड़क नहीं बनी उसको तोड़ के दोबारा तो बना नहीं सकते। तो ये उनका आरोप है, और जो विपक्ष का काम होता है आरोप लगाने का, तो वो काम वो बखूबी करते हैं। अब वो ये आरोप लगाते समय ये नहीं देखते कि हम बात ऑथेंटिक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप 1 नंबर वार्ड में जाके देखिए, वहाँ पे काफी का विकास कर रहे हैं। 1 नंबर वार्ड बीजेपी का है जी, आप वहाँ जाकर देखिए विकास कर रहे हैं। हाँ, ये रहता है टाइम टेंडर टेंडरिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अब सभापति है 65 वार्ड है, इतना बड़ा शहर है, तो जिसे वो उनकी प्लानिंग है, उनका विजन है कैसे कैसे वार्ड को डेवलप करना। जो पिछड़े वार्ड है, अब मेरा वार्ड था वो पिछड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे अच्छा बजट दिया, काम हुआ भी है। ऐसे और भी वार्ड थे, वार्डों सब में लगभग सभी वार्डों में काम हुआ है। और सभापति जी की भी यही मानना है, उनकी भी यही विचारधारा है कि सबका काम हो, सबका विकास हो। जी, हम राजनीतिक में बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है राजनीति में? राजनीति के अंदर जी, और आप प्रदेश लेवल पे मान रहे हो या पूरे भारत लेवल पे बताइए? पूरे भारत लेवल पे देखो, हम जैसे कांग्रेस विचारधारा से हैं, मैं खुद यूथ हूँ। नहीं, इसमें कोई विचारधारा का नहीं, आप किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई पसंदीदा होता है, कोई पसंद व्यक्ति होता है, आपका कौन सा है? भाई अगर राष्ट्रपति में देखा, मैं सबसे पहले मैं अपना आइडल जो मानता हूँ हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मानता हूँ, जो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट होने के बाद उन्होंने भारत को जो दिया है, में जो योगदान दिया है, वो है एक आइडल, वो राष्ट्रपति लेवल पे। लेकिन मैं जब पार्टी लेवल पे मैं बात करूंगा तो मेरा नेता है, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी है। मैं उनको उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज या उनकी जो मेहनत है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। क्योंकि आपने देखा जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी नेता ने नहीं की जी। और उस यात्रा के दौरान वो बारिश हो रही हो या ठंड पड़ रही हो या कुछ भी हो रहा हो, वो उसी टी शर्ट और पैंट के अंदर वो चल रहे थे। और उन्होंने आम जन के करीब जाकर, वो जनता क्या चाहती है, आम जन क्या चाहता है, देश का गरीब क्या चाहता है, देश का युवा क्या चाहता है, देश की स्टेज से उतर कर धरती सड़क पर नहीं आएगा, आम लोगों तक नहीं जाएगा, तो वो अपनी जनता, अपनी प्रजा का अपना की जो उनकी जो अपेक्षाएं है, उनकी जो वो जो चाहते हैं जनता, वो उसको नहीं भाप पाएंगे। तो ये काम राहुल गांधी जी ने बहुत बखूबी किया है, और अभी भी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, और उनका संघर्ष एक दिन जरूर कामयाब होगा। क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो मनमानी करती है, वो अपने नेताओं के साथ भी मनमानी करती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी गाड़ी से उतरते हैं, मोदी जी के पास खड़े होते हैं, तो मोदी जी उनको इशारा करते हैं आप पीछे जाइए। वो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर है, आप उनका प्रोटोकॉल नहीं मिलता, आप उसी अपनी फोटो अपने प्रोटोकॉल भी करते हो, ये उसमें किसी का रिस्पेक्ट नहीं है। मोदी और अमित शाह जो की जोड़ी रंगा बिलागी, वो चाहते वही होता है। तो वो मनमानी सरकार है, वो किसी अपने एक नेता को अपने रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, जिसको उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया, उनकी वो कदर नहीं कर सकते, तो वो देश की जनता की क्या सोचेगी जी। क्योंकि नेता वही होता है जो जनता के करीब रहता है, जनता के बीच में रहता है जी। आपने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये चाहते हैं वही होता है, तो इनके जो नेता हैं, छोटे लेवल के नेता, वो बगावत क्यों नहीं करते हैं? बगावत कैसे करेंगे जी? अब इनके खिलाफ बोलने वाले अगर ईडी बोल देते हैं, ईडी भेज देते हैं, इनके जो खिलाफ बोलता है, अभी आपने देखा चुनाव से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिंह डोटासरा जी के घर पे ईडी भेज दिए, वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। तो ये इनके जो नेता है, इनको सिस्टम में रहते हैं, पता है ये लोग कैसे रन कर रहे हैं पार्टी में, तो वो डरते होंगे या उनको कोई ना कोई मजबूरी रहेगी। क्योंकि देखो ऐसा है कि बगावत भी अंदर खूब है इनके अंदर, ऐसा भी नहीं है, अंदर खूब है, लेकिन बस वही बात है, वो चिंगारी लगाना जरूरी, आग लग जाएगी। तो ये भी दिन ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, तब इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जी। आपने राहुल गांधी जी का भी जिक्र किया,
उनके बारे में देश भर में एक अफवाह फैली हुई है कि पप्पू नाम से उनको बुलाया जाता है। ये जो उनकी छवि धूमिल है, इसको साफ करने के लिए आप और आपकी पार्टी किस प्रकार प्रयासरत है? देखो ये ट्रोल सिस्टम चल रहा है इंडिया में। ट्रेंड है ट्रोल, तो आप किसी को कर दो, मुझे ट्रोल कर दो, मैं आपको ट्रोल कर दूं। ट्रोल सिस्टम, ट्रोल में कुछ नहीं। अब देश के संवैधानिक की संसद में बैठकर आप किसी व्यक्ति को ट्रोल कर रहे हो तो आप अपने आपका वो पद है, उस पद की गरिमा को नहीं बचाना। अगर मैं सांसद हूँ, मैं खुद सांसद हूँ और संसद में मेरा साथी है, मैं उसको ट्रोल कर रहा हूँ, तो वो मेरे पद की गरिमा नहीं है। बीजेपी के कोई भी नेता, क्योंकि वो टिकट ऐसे लोगों को देते बांटते हैं जो किसी विचारधारा, उनको पता नहीं वो किसका मान सम्मान करना है, किसका नहीं करना है। राहुल गांधी जी संसद के सदस्य हैं, सामान्य सदस्य हैं, तो हर सदस्य का एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। मेरा ये मानना है। ट्रोल करना, किसी को बुरा करना, आपका तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी जितनी एजुकेशन बीजेपी के किसी एक भी लीडर के पास में नहीं है। राहुल गांधी ने जो शिक्षा हासिल की है, जिनका जो नॉलेज है, जितना ब्रॉड नॉलेज है, ऐसा नॉलेज बीजेपी के किसी एक भी नेता के पास नहीं है। बीजेपी के तो आईटी सेल है, उनको आईटी सेल चला रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी वो अपना नॉलेज यूज करते हैं पूरा। जी, राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे हुए हैं, इसके बावजूद भारत में उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना बीजेपी पार्टी को मिल पा रहा है। नहीं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अब वर्तमान में जिस प्रकार उठी हुई है, उस प्रकार उनको जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? शुरू में मैं आपको विचारधारा बताई। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, सिर्फ वो गंगा जमुना तहजीब है, उसको खराब करना चाहते हैं। अब कुछ विचारधारा के लोग तो उनको पसंद करेंगे, सीधी सी बात है। अभी आपने देखा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है जी, वहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो में देखा था, भाई जो जैन धर्म के 4 शंकराचार्य, उनको नहीं बुलाया गया। तो मंदिर का उद्घाटन करना है तो आप बीजेपी के फ्लैक्स लगे हुए। राम मंदिर किसी एक पार्टी की विशेष की तो नहीं। जी बिल्कुल, राम मंदिर पूरे देश की, जो भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं, उन सबकी है। तो उन्होंने उसका एक ट्रेडमार्क कर दिया, ये तो बीजेपी की है, भगवान राम सिर्फ बीजेपी पार्टी के, ऐसा तो नहीं है। जी, हम यही सवाल बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी करते हैं, तब वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो सबको निमंत्रण दिया था। क्या ये बात सच है? आपकी पार्टी के जो ऊपर के बड़े नेता हैं, उनको भी निमंत्रण आया था क्या? उनको ये इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। अगर उनको निमंत्रण आता तो वो जरूर जाते हैं। राम मंदिर है, अब चले, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वहाँ आप राम मंदिर की ओपनिंग कर रहे हो, बीजेपी के झंडे आप सड़कों पे लगा रहे हो, तो ये तो फिर एक पार्टी विशेष की मंदिर होगी। ये हुआ, भगवान राम तो सबके हैं। जी बिल्कुल, सब जो उनके प्रति आस्था रखते हैं वो सब वहाँ जाएंगे, कांग्रेस वाले भी जाएंगे, जहाँ गए भी है सब जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सब आपस में लड़ाने का एक धर्म का अफीम इन्होंने छोड़ के रखा है, वो अफीम असर कर रहा है। जिस दिन उस अफीम का असर होना कम हो जाएगा ना, उस दिन इस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जी, आप मोदी जी से लाइव इंटरव्यू में बिठा के आप विकास के मुद्दों की बात करो ना, पोस्टर में दिखते हो, उनकी फोटो दिखती है, लिखती है ये योजना फलाना योजना। अगर किसानों के हमदर्द होते तो इतना बड़ा किसान आंदोलन देश में नहीं होता। जी जरूर, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये सवाल उनसे जरूर करेंगे। चलिए अब चलते हैं वापिस आज हमारे यहाँ सीकर की ओर। सीकर में आपके जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए, उनको आप जिताने के लिए आपने किस प्रकार लोगों से तालमेल बिठाया, किस प्रकार संघर्ष किया? देखो, आज मैं भी वार्ड का प्रत्याशी हूँ, वार्ड से मैं अगर किसी के पास वोट मांगने जाऊंगा तो मुद्दों पे जाऊंगा। जी, मैंने जो काम करा है, विकास कार्य करा है, उस विकास कार्य के आधार पर जाऊंगा। तो माननीय विधायक महोदय ने जो वार्डों में काम करा है, शहर में काम करा है, उनके कराए हुए कामों के आधार पर हम जनता से वोट मांगने गए। जनता को कन्विंस किया, लोगों को, कि क्योंकि विधायक जी ने जो काम कराए हैं उनसे उनका अवगत कराया, और जनता ने माना व्यक्तिगत काम है, वार्डों निकास काम है, और जनता ने उन्होंने जो काम किया उसका रिटर्न उनको गिफ्ट दिया। तो उनको एक ऐतिहासिक जीत 30,000 वोटों से उनको सीकर विधानसभा चुनाव जिताया। जी, जो विधायक जी 6 ने अब तक जो चुनाव लड़े हैं उनमें सबसे बड़ी लीड उन्होंने इस बार ही दी थी। तो उनको उनकी जो विजन है, उनकी बात का पार्टी का विचारधारा है, उससे जनता को जोड़ा। आप जनता के बीच में रहे, हम खुद जनता के बीच में रहे। चेन सिस्टम होता है, पार्षद जो होता है, पार्षद एकदम एक लीडर, एक सभापति, एमएलए, एमपी का एक मान लो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जनता के बीच में रहता है। तो हम खुद जनता के बीच में जुड़े रहे, तो फिर हमारे नेताओं के लिए तो हमें वोट मांगने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी है राजस्थान में, और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है। यहाँ पर अक्सर 2 ही नेता आते हैं लगभग, अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे। इस बार नए चेहरे आए हैं, सीएम भजन लाल शर्मा जी। इन नए चेहरे के साथ राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आपके अनुसार? देखो, अभी तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अब लोकसभा चुनाव को वेट करते हैं, देखते हैं नए चेहरे कितने चलेंगे। पहले तो अपन ये देखेंगे कि चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि पर्ची वाली सरकार है, पर्ची से बन गया है। भजन लाल जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका तो कहीं चर्चा में भी नहीं थे, क्योंकि बीजेपी में 8 सीएम थे। जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौड़ साहब,
सतीश पुनिया साहब, किरोड़ी लाल मीणा जी, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सबको हटा के भजन लाल जी को सीएम बनाया है। तो बीजेपी ने किस आधार पर बनाया, क्या सोचकर बनाया, ये तो वो जाने। तो ये सरकार कितनी चलेगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जी तो जी, राजस्थान में दो चेहरे हैं, फेवरेट हैं सभी के लगभग, अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे। इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं कि राजस्थान की जनता इनको ज्यादा पसंद करती है? भाई मेरा ये मानना है, मैं मेरे नेता की बात करता हूँ, माननीय सीएम साहब की बात करता हूँ। सीएम साहब ने जो विकास कार्य किए, जो योजनाएं लाए हैं, इसमें से अपन एक चिरंजीवी कार्ड का जो बनता है, जिसका मेडिकल का, हेल्थ का होता है, उसकी बात करें। उन्होंने एक गरीब आदमी को इतनी हिम्मत दे दी कि वो एक बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़ा हो गया, सीना तान कर अपना इलाज कर सकता है। ऐसी योजनाएं जो आम व्यक्ति को उसका नफा होता है। आम व्यक्ति, अब किसी को अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से ले गरीब आदमी जी, लेकिन उन्होंने उनको 1.5-2 लाख नहीं, उनको 25 लाख उनकी जेब में डाल दी। 25 लाख रुपए उनके जेब में डाल दिए। ऐसे काम उन्होंने जनता के हित के लिए, पेंशन ले लो, लेडीज महिलाओं को मोबाइल फोन ले लो, ये जो सरकारी कर्मचारियों की नई भर्ती ले लो, हर तबके को, हर वर्ग को उन्होंने खुश किया, हर वर्ग को उन्होंने खुश किया। अब अभी बीजेपी सरकार बनी तो आप वोटों का रेशियो भी देखो तो 1.5-2% का डिफरेंस आया जी जी, तो इतना बड़ा रेशियो नहीं होता है जी। तो मैं तो ये मानूंगा कि कांग्रेस सरकार है अभी भी राजस्थान में जी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले सत्र में इतनी अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली, इसके बावजूद राजस्थान में उनको हार का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखो, ये तो राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार लग रहा था कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, सबको ये था जी। और लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत रेयर, बहुत कम रेशियो से सरकार नहीं बनी, जिसका हम सभी को अफसोस है ना। हम ये भी नहीं कह सकते जनता ने वोट नहीं दिए, जनता ने एकदम बराबर वोट दिए दोनों पार्टी को। लेकिन अब ये है कि जनता के वोटर दो तरह के होंगे, एक तो विकास के नाम पर वोट करने वाले जी, एक धर्म के नाम पर वोट करने वाले जी। अब मेरे जो भाई है, जो वोटर है, मैं उनसे ही, आपके मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि हमें धर्म के नाम पे कोई वोट मांगने आए ना तो उसको वोट ही मत दो जी, सीधी सी बात है। उनको ये बोलोगे आप हमारे लिए क्या करोगे जी। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, विकास के आधार पर ही चुनाव होना, विकास के आधार पर, आम जनता की जरूरतों के आधार पर, आम जनता के व्यक्तिगत कामों के आधार पर वोट देना चाहिए जी। हाल ही में चुनाव आने वाले हैं फिर से लोकसभा के, उनमें आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए किस प्रकार प्रयास करने वाले हैं? बस वही विधानसभा की तर्ज पर हम वोट डालेंगे, पोलिंग कराएंगे, लोगों को घर जाकर कहेंगे भाई हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और पूरी कोशिश करेंगे सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है वो भारी मेजोरिटी से चुनाव जीतकर संसद दिल्ली जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी जी। हमारे युवा साथी हैं वो अक्सर राह भटक जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं, उनको एक अच्छा नया संदेश देने के लिए मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा। मैं मेरे युवा साथियों से एक इतना बड़ा मैं वक्ता तो नहीं, एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप मन में बस एक बात सोचिए कि आपको कामयाब होना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, आपको वो काम करना है जिसमें आप बेस्ट साबित हो, लोग ये कहे हाँ ये बेस्ट से बेस्ट आदमी है। तो चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश करें, और गलत रास्ते जो होते हैं वहाँ उनसे दूर रहें। हमेशा अपना और अपने परिवार के बारे में सोचें, कैसे आप अपने परिवार की तरक्की कर सकती है। ये एक युवा का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार कैसे तरक्की करे, इसी संदर्भ में वो अपना करियर बनाए जी। धन्यवाद अभी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बता रहे जी, आपका भी स्वागत है जी। दोस्तों, इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।